हम एक 5 स्टार होटल में पहुंचे। काउंटर पर पूछा क्या एक डबल बेडरूम मिल जाएगा। पुलिस अफसर ने कहा सर रूम नहीं, एक लग्जरी स्वीट लें, और 1 दिन के लिए नहीं, 1 बरस या 10 बरस के लिए लें। आपके पास न रहने का बिल आएगा न खाने का। मैंने कहा सॉरी, हम अपनी औकात के मुताबिक रूम में रहेंगे और अपने खाने पीने का तमाम बिल खुद अदा करेंगे। पुलिस वाला बोला सर आप हमारे मेहमान हैं। मैंने कहा क्या रंगून से आने वाले सभी आपके मेहमान होते हैं? वो बोला ये बात नहीं है, आप दूसरों से अलग हैं। मैंने कहा प्लीज आप मिस पद्मनी से फोन पर कह दें, हम अपने पसीने की कमाई खाते हैं, किसी के मोहताज न रहते हैं और ना किसी का एहसान लेते हैं। उसने फोन पर राब्ता किया, फिर कहा आपके मेहमान एहसान का बदला नहीं लेना चाहते, यहाँ अपने अखराजात पर रहना चाहते हैं। उसने दूसरी तरफ की बात सुनी और फिर रिसीवर मुझे दिया। मैंने उसे कान से लगाकर कहा हेलो, मेरा नाम निसार अहमद है और मैं अपनी वाइफ के साथ रंगून से आया हूँ। दूसरी तरफ से पद्मनी ने कहा धन्यवाद मिस्टर निसार अहमद, हम आपको और आपकी वाइफ को स्वागतम कहते हैं। अगर हम अपने मन की शांति और खुशी के लिए आप दोनों को अपना मेहमान बनाना चाहें तो आप हमें थोड़ी खुशी नहीं देंगे? मैंने कहा हम आपकी मेजबानी दिलो जान से कबूल करेंगे, लेकिन मेजबानी अपने घर में की जाती है, होटलों और बाजारों में नहीं। आप हमें 1 दिन 1 रात के लिए अपने घर में मेहमान रखें। अगर घर में कोई मजबूरी हो तो हमें होटल में एक बार डिनर पर बुला लें, हम दोनों बसरो चश्म आएंगे। बीना ने मुस्कुराकर सर हिलाकर इशारे से मेरी बात की तायद की। मैंने कहा जब मैंने आपको एक कातिल से बचाया तो मैं नहीं जानता था कि आप कौन हैं। आप वहां न होती, कोई बच्चा या बूढ़ा होता तो मैं उसे भी इसी तरह बचाने की कोशिश करता। आप इसे एहसान न समझें, एक इंसानी फर्ज समझें। मेरे फर्ज की अदायगी से खुश होकर आप हमारे साथ कहीं भी 1 कप चाय पियेंगी तो इस तरह मेरी कदरदानी भी होगी और दूसरे देखने वालों में भी इंसानी फराइज की अदायगी का हौसला बढ़ेगा। वो बोली आपने तो हमें लाजवाब कर दिया। ठीक है, आप अपने तौर पर इस होटल में कयाम करें और कल शाम 7 बजे मेरे घर तशरीफ लाकर मेरे साथ डिनर करें। इज दैट ऑल राइट? मैंने कहा ठीक है। वो बोली थैंक यू, सी यू अगेन। रिसीवर ऑफिसर को दें। मैंने रिसीवर अफसर को दिया। उसने पद्मनी से कुछ बातें सुनी और बार बार यस मिस कहता रहा। फिर रिसीवर रखकर बोला आप अपनी मर्जी से अपने अखराजात पर रहें, मुझे सिर्फ रूम नंबर बता दें। काउंटर गर्ल ने कहा मैं 4th फ्लोर पर रूम नंबर 406 दे रही हूँ। वो अफसर बोला कल शाम 5 बजे मैं आप दोनों को लेने आऊंगा, मुझे इजाजत दें। वो मुसाफा करके चला गया। हमने काउंटर के एक कार्ड की खानापुरी की, कुछ एडवांस रकम जमा करवाई, फिर लिफ्ट के जरिए अपने कमरे में आ गए। होटल के मुलाजिम हमारा सामान ले आए। उनके जाने के बाद बीना ने दरवाजे को अंदर से बंद करके कहा तुमने इस शहर में कदम रखते ही नेकी की है, लेकिन अब होशियार रहना पड़ेगा। इस देश के पुलिस अफसरान और क्राइम ब्रांच वाले ये जानते हैं कि पद्मनी इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट के डायरेक्टर जनरल की बेटी है। इससे आगे सिर्फ मैं जानती हूँ। मैंने कहा तुम कैसे जानती हो और क्या जानती हो? वो बोली मैं 2 बरसों से शिल्पा का रोल अदा करती रही हूँ, रॉ के अंदर की बहुत सी बातें जानती हूँ। पद्मनी रॉ के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट जमुना प्रसाद धावन की बेटी है। ये हकीकत पुलिस और इंटेलिजेंस वाले भी नहीं जानते हैं। मैंने कहा यहाँ पहुँचते ही रॉ वालों से रिश्तेदारी पैदा हो रही है और ये रिश्तेदारी हमें या उन्हें कभी महंगी पड़ सकती है। बीना वाकई कालिया की बेटी शिल्पा का रोल अदा करती रही थी, इसलिए कालिया की तरह रॉ के अंदर की बहुत सी बातें जानती थी। तब मेरी समझ में आया कि मुंबई शहर पहुंचते ही मेहमानी और मेजबानी के नाम पर रॉ वालों से रिश्तेदारी पैदा हो रही है और ये रिश्तेदारी हमें या उन्हें महंगी पड़ने वाली है। बीना ने कहा तुमने इंसानी फर्ज समझकर पद्मनी को एक दुश्मन से बचाया। बाज हालात में फराइज की अदायगी जी का जंजाल बन जाती है। वैसे रॉ वाले हमें कभी पहचान नहीं सकेंगे, बस तुम्हारे शर्माने और झिझकने वाली हिमाकत से डरती हूँ। मैंने कहा मैं भला किस बात से शर्माऊंगा? वो बोली मैंने तुम्हें सबक की तरह पढ़ाया था कि मियाँ बीवी किस तरह दूसरों के सामने बेतकल्लुफी से मिलते हैं और रूमानी गुफ्तगू करते हैं। मैंने कहा तुमने जो सबक पढ़ाया है या समझाया है उसे मैं अच्छी तरह समझ गया हूँ। वो बोली मगर ये तो समझना चाहिए कि किस वक्त क्या करना चाहिए। मैं कस्टम वालों के सामने सामान अटैची में रख रही थी, तुमने मेरी कमर में हाथ डाल दिया। ठंडी बोतल पीते वक्त ठसका लगा तो मेरे गाल को चूम लिया। मैंने कहा मुझे ठसका लगने और खनकारने का फर्क मालूम हो गया है, तुम्हारे गाल की तरफ बढ़ने से पहले अच्छी तरह गौर करूंगा। वो बोली फरमान कल हम डिनर पर पद्मनी के घर जाएंगे, अगर मैं किसी वजह से खनकारूंगी तो पढ़ाए सबक के मुताबिक तुम मेरे गाल को चूम लेना। ये नहीं समझोगे कि हम किसी क्लब या रेस्टोरेंट में नहीं हैं, रॉ के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट के घर में हैं। वो लोग मक्कार हैं, समझ लेंगे कि हम मियाँ बीवी की एक्टिंग कर रहे हैं। मैंने कहा तो फिर हम उन चालाक और मक्कार लोगों को किस तरह शक व शुबे से बाज रखेंगे?
वो बोली, जो सही मानों में मियाँ बीवी होते हैं उनकी गुफ्तगू से, अपनायत से और बेइख्तियार मोहब्बत के मुहज्जब इजहार से खुद ब खुद मियाँ बीवी होने का पता चल जाता है। ये नफ्सियाती सच्चाई मियाँ बीवी की राजदाराना कुर्बत से हासिल होती है। उसने स्विच बोर्ड के पास जाकर एक लाइट को बुझाते हुए कहा, मैं तुम्हें रॉ वालों के शिकंजे में जाने नहीं दूंगा। कमरे में तारीकी छा गई। दूसरी सुबह मैं अपने मामूल के खिलाफ देर तक सोता रहा। बीना ने दिन के 10 बजे जगाकर पूछा, क्या सोते ही रहोगे? चलो उठो, गुस्ल करो, लिबास पहनो, फिर मैं नाश्ते का ऑर्डर दूंगी। मैंने उसे अपने ऊपर खींच कर कहा, मेरा नाश्ता, खाना और ओढ़ना बिछोना तो तुम ही हो। वो बोली, क्या तुम्हें एहसास हो रहा है कि ये रूमानी फिक्रे आप ही आप तुम्हारे अंदर से निकल रहे हैं? मैंने उसे गौर से देखते हुए कहा, अरे हाँ, मैंने कुछ सोचकर नहीं, बेइख्तियार ऐसा कहा है। मैं बाथरूम में चला गया। गुस्ल करते वक्त सोचने लगा, बीना मेरी जिंदगी में बड़ी तब्दीलियां ला रही है। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं बीना की दुनिया में दाखिल होकर एक नई जिंदगी का आगाज कर रहा हूँ। मैं गुस्ल से फारिग होकर आया तो होटल का मुलाजिम मेज पर नाश्ते की ट्रे रख रहा था। फिर वो चला गया। मैंने कहा, ट्रॉली मंगवाना चाहिए थी, ट्रे में मुख्तसर सा नाश्ता मंगवाया है, जबकि तुम्हें भूख लग रही थी। वो बोली, दिन के 11 बज रहे हैं, 2 घंटे बाद लंच का टाइम हो जाएगा। मैं मेज की दूसरी तरफ बैठकर बोला, अब हमें रॉ वालों के सिलसिले में गौर करना होगा। वो बोली, नाश्ता भी करते रहेंगे और गौर भी करते रहेंगे। टेलीफोन की घंटी बजने लगी। मैंने उठकर फोन की तरफ जाते हुए कहा, ये हमारे मेजबानों का फोन होगा। मैंने रिसीवर उठाकर कान से लगाकर पूछा, हेलो, कौन? दूसरी तरफ से एक मर्दाना आवाज सुनाई दी, हेलो, रात तो गुजर गई, दिन नहीं गुजरेगा। मैंने कहा, प्लीज अपना नाम बताएं, तारुफ करवाएं। आवाज आई, मेरा नाम मेहरबान है। पहले मेहरबानी करता हूँ, फिर ना मेहरबानी। मेहरबानी ये है कि कमरे में जो नाश्ता आया है उसे मुंह न लगाना। अभी मैं तुम्हें जिंदा रख कर तुम्हारा जोग्राफिया मालूम करना चाहता हूँ। मैंने माउथ पीस पर हाथ रख कर बीना से कहा, नाश्ते को हाथ न लगाना। मैंने फोन पर कहा, आप ड्रामाई अंदाज में बोल रहे हैं। मैं आपकी मेहरबानी का शुक्रिया अदा करता हूँ, लेकिन आप ना मेहरबान क्यों होंगे? मैं इंडिया में पहली बार आया हूँ, यहाँ मेरा कोई दुश्मन दोस्त नहीं है। वो बोला, ये तुम्हारी बदकिस्मती है कि आते ही मुझे दुश्मन बना लिया। मेरा मातहत पद्मनी को अगवा करने में कामयाब हो रहा था, तुमने उसे पकड़वा दिया। मैंने कहा, ओ आई सी, सारी बातें समझ में आ गई। मेरी बात भी समझ लो, पद्मनी मेरे लिए अजनबी थी। मेरा कोई अपना हो या पराया, अगर उसे नुकसान पहुंचाया जाएगा तो मैं उसकी हड्डियां तोड़ सकता हूं। फिर किसी बेकसूर पर हमला करवाओ, मुझे वक्त और जगह बता दो, मैं वहां पहुंच जाऊंगा। मैंने रिसीवर रख दिया। उस वक्त तक बीना मेरे करीब आकर रिसीवर से कान लगाकर सुन रही थी। उसने कहा, फरमान, तुमने पहचाना? ये पीताम्बर बजाज की आवाज थी। मैंने कहा, हाँ, मैं उसकी आवाज भला कैसे भूल सकता हूँ। वो हमें रंगून से आए हुए अजनबी समझकर अपनी ही आवाज में बोल रहा था। वो बोली, बात समझ में आ रही है। पीताम्बर बजाज अपनी नाकामियों का बदला रॉ के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट से लेने के लिए उसकी बेटी को अगवा करना चाहता था। तुमने उसे नाकाम बना दिया। ये नाश्ता जरूर जहरीला होगा। मैंने रिसीवर उठाकर होटल के टेलीफोन पर ऑपरेटर से कहा, इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट के डायरेक्टर जनरल से बात करवाओ। मैंने रिसीवर रख दिया। थोड़ी देर के बाद घंटी बजने लगी। मैंने रिसीवर उठाकर कहा, हेलो, मैं शेरेटन होटल के कमरा नंबर 406 से बोल रहा हूँ। मेरा नाम निसार अहमद है। मैं डायरेक्ट डीजी साहब से या उनकी साहबजादी मिस पद्मनी से बात करना चाहता हूँ। आवाज आई, जस्ट अ मिनट। मैंने इंतजार किया। थोड़ी देर के बाद एक भारी भरकम आवाज सुनाई दी, हेलो मिस्टर निसार अहमद, मैं डीजी धावन बोल रहा हूँ। मैंने होटल के नाम और कमरा नंबर से आपको पहचान लिया है। मैं कल ही फोन पर आपका शुक्रिया अदा करना चाहता था, लेकिन मेरी बेटी मेरी जान है और मैं अपनी जान बचाने वाले का शुक्रिया दूर से फोन पर करना मुनासिब नहीं समझ रहा था। आज शाम का इंतजार कर रहा था। मैंने कहा, डीजी साहब, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं होता। शाम को आपके पास हम मियाँ बीवी की लाशें पहुंचने वाली थीं। अभी हमारे कमरे में जो नाश्ता रखा हुआ है, शायद ये जहरीला है। धावन बोला, आप शायद का लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी आपका शुबा है। मैंने कहा, जी हाँ। एक नामालूम शख्स ने फोन पर हमसे कहा है कि पहले वो हम पर मेहरबानी करेगा, उसके बाद ना मेहरबानी। उसने मेहरबानी के तौर पर बताया कि हमारा नाश्ता जहरीला है और ना मेहरबानी के तौर पर आइंदा वो हमें हलाक करने वाला है। धावन बोला, नाश्ता जहाँ रखा है वहीं रहने दो, अभी मैं इंक्वायरी टीम के साथ आ रहा हूँ। मैंने रिसीवर रख दिया। बीना ने कहा, तुम ज़हीन और चालाक हो, इसके बावजूद कहती हूँ हम दोनों की जबान पर पीताम्बर बजाज का नाम न आए। मैंने तायद में सर हिलाया। थोड़ी देर में ऐसा लगा जैसे उस होटल में जलजला आ गया है। अंदर और बाहर फौजी जवान आ गए थे। मामला पुलिस का था, मगर फौज को बुलाया गया था।
उनके साथ फूड इंस्पेक्टर और कई डॉक्टर्स थे। डीजी धावन ने हमारे कमरे में आकर मुझसे मुसाफा किया, बीना के सर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दी। डॉक्टर ने नाश्ते को चेक करने के बाद कहा, सर ये जहरीला है। डीजी धावन ने मुझसे कहा, दुश्मन ने जहरीले नाश्ते की इत्तला देकर मेहरबानी नहीं की है बल्कि नफ्सियाती हमला किया है ताकि तुम खौफजदा रहो कि इस जहरीले नाश्ते की तरह किसी वक्त भी अचानक मौत आ सकती है। होटल के बड़े किचन में तमाम खानों का तिब्बी मुआयना हो रहा था और रिपोर्ट दी जा रही थी कि वहाँ कोई भी खाना जहरीला नहीं है। तमाम वेटर्स और बैरों को एक कतार में खड़ा किया गया। मैनेजर से पूछा गया, क्या सुबह 9 बजे के बाद किसी वेटर या दूसरे मुलाजिम की ड्यूटी तब्दील हुई है? मैनेजर ने कहा, नो सर, ये सुबह की शिफ्ट के मुलाजिम हैं। मुझसे और बीना से कहा गया कि कमरे में नाश्ता लाने वाले मुलाजिम को पहचाने। हमने एक एक चेहरे को गौर से देखा, फिर कहा इनमें से कोई नहीं है। यूं नतीजा निकाला गया कि कोई होटल के बैरे की वर्दी पहनकर हमारे कमरे में नाश्ता लाया था। होटल के अमले को अपना अपना काम करने की इजाजत दी गई। डीजी धावन ने हमारे कमरे में एक सोफे पर बैठकर कहा, मुझे अफसोस है, आप दोनों पहली बार हमारे देश में आए हैं और मेरे दुश्मनों ने आपको अपना दुश्मन बना लिया है। मैंने कहा, आप फिक्र न करें, हम आइंदा मोहतात रहेंगे। वो बोला, कैसे फिक्र न करूं? इसका मतलब ये था कि यहाँ आपके लिए गार्ड्स भी होते हैं। बीना ने कहा, वो गार्ड्स भी होटल के तमाम मुलाजिमीन को चेहरे से नहीं जानते हैं। वो हमारे कमरे में आने वाले किसी मुलाजिम की तलाशी ले सकते हैं, लेकिन खाने में छुपे हुए जहर को कैसे चेक करते? वो कायल होकर बोला, तुम भी ठीक कहती हो, चलो सामान पैक करो, तुम दोनों मेरे बंगले की एनेक्सी में रहोगे। मैंने कहा, सर आप हमारी हिफाजत के लिए फिक्रमंद हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन मैं इस फोन करने वाले अजनबी को चैलेंज कर चुका हूँ। उसने कहा, कैसा चैलेंज? मैंने कहा, मैं उसे बता चुका हूँ कि मैं यहाँ पहली बार आया हूँ और किसी मिस पद्मनी को नहीं जानता। अगर उसका आलाकार कातिल बच्चे या बूढ़े को भी गन पॉइंट पर अगवा करना चाहता तो मैं उन्हें भी बचाने के लिए उस मुजरिम के साथ वही सुलूक करता। अगर उसे यकीन नहीं आए तो वो कहीं ऐसी वारदात करे और मुझे उस जगह का पता बता दे। मैं तन्हा आकर उसे वारदात करने से पहले ही उसकी हड्डियां तोड़ दूंगा। उसने कहा, जरा अपना हाथ दिखाओ। मैंने हाथ बढ़ाया। उसने दोनों हाथों से मेरे हाथ को टटोल कर पूछा, तुमने जिस मुजरिम को पकड़ा है जानते हो उसकी मेडिकल रिपोर्ट क्या आई है? मैंने उसे सवालिया नजरों से देखा। वो बोला, तुमने उसकी जिस कलाई को पकड़ा था उस कलाई की हड्डी तड़क गई है। तुम गोश्त पोस्ट का जिस्म रखते हो मगर फौलाद हो। ये तो तुम जानते हो कि फौलादी इंसान भी जहर से मर जाता है या छुपकर उस पर गोलियों की बारिश की जा सकती है, लेकिन मेरे बंगले के चारों तरफ मीलों दूर तक कोई दुश्मन भी कदम नहीं रख सकता, लिहाजा मेरे साथ रहो। मैंने कहा, आपके साथ रहने में आपका नुकसान है। वो बोला, वो कैसे? मैंने कहा, दुश्मन हमसे दूर हो जाएगा, हमें आपको और आपकी साहबजादी को इस शहर में न सही किसी दूसरे शहर या दूसरे मुल्क में जानी नुकसान पहुंचाएगा। आप हमसे ज्यादा तजुर्बेकार हैं, फिर भी हम कहते हैं कि दुश्मनों को करीब आने का मौका देना चाहिए। वो बोला, तुम खतरा मोल लेने की बात कर रहे हो। मैंने कहा, खतरा मोल लेने से पहले हिफाजती इंतजामात हो सकते हैं। मसलन किसी रेस्ट हाउस में हमारी रिहाइश का इंतजाम करते हैं, वहाँ आपके भरोसे का बावर्ची हमारे लिए खाना तैयार करे, लेकिन ये किसी भी तरह जाहिर न हो कि ये सब कुछ आप कर रहे हैं। हमारे रेस्ट हाउस के सामने किसी मशहूर कंपनी की रेंटेड कार रखी जाएगी। उस कंपनी के रजिस्टर से यही मालूम होगा कि हमने वो कार किराए पर हासिल की है, और हो सके तो मुझे एक रिवॉल्वर और बुलेट्स दे दें। धावन ने कहा, तुम्हें असलहा बहुत मिल जाएगा, मगर तुम ऐसी जहानत से काम कर रहे हो जैसे कोई माहिर जासूस हो। मैंने कहा, रंगून में मेरा बॉडी बिल्डर का क्लब था, वहाँ मेरा एक खास डॉक्टर कहता था कि तुम वैसे तो हर मामले में नॉर्मल हो, मगर दिमाग गर्म हो जाए तो किसी की मुखालिफत बर्दाश्त नहीं कर सकते। डीजी धावन ने हंसते हुए कहा, तुम्हारे डॉक्टर ने बिल्कुल दुरुस्त कहा है, तुम हो बहुत जिद्दी। उसने जेब से एक मोबाइल फोन देकर कहा, ये मेरा एक्स्ट्रा फोन है, आइंदा इसी फोन से राब्ता करो। उस फोन के और मेरे पर्सनल फोन के नंबर नोट करो। अभी चंद घंटे के अंदर इत्तला दूंगा कि रेस्ट हाउस में तुम्हारे लिए इंतजामात हो चुके हैं। वो मुसाफा करके चला गया। एक बार बाहर से पैक किया हुआ लंच हमारे लिए ले आया और यकीन दिलाया कि डॉक्टर उसे चेक कर चुका है। उसके जाने के बाद मैंने खाने के दौरान में कहा, ये वही डीजी धावन है जिसने आपी ताबानी के जरिए अम्मी को पाकिस्तान से अगवा करवाया था और जहां अम्मी को खुफिया कैद खाने में रखा था। मैं चाहता तो अभी इसकी गर्दन तोड़ने में देर न लगती, लेकिन मैंने सब्र किया है क्योंकि उसकी जड़ों में घुसने के रास्ते हमवार हो रहे हैं। बीना बोली, मुझे याद है कैप्टन अमीर हमजा ने बहुत सी हिकमत अमली सिखाई है, इसीलिए तुम्हें दिमाग ठंडा रखना आ गया है। बाज़ औक़ात इंतकामी कार्रवाई को पसे पुश्त रख कर ये समझना चाहिए कि आगे चलकर दुश्मनों से कैसे फायदे हासिल किए जा सकते हैं, फिर किस तरह उन्हें इबरतनाक अंजाम तक पहुंचाया जा सकता है।
खाने के बाद हम अपना सामान पैक कर रहे थे। मोबाइल फोन से बजर सुनाई दिया। मैंने उसे ऑन करके कान से लगाया और कहा, हेलो, मैं हूँ निसार अहमद। आवाज आई, मैं हूँ धावन, इंतजामात हो चुके हैं। होटल के बाहर 3 टैक्सियां खड़ी हैं। किसी चौथी को वहां रुकने की इजाजत नहीं दी गई। उन 3 टैक्सियों के तीनों ड्राइवर इंटेलिजेंस के आदमी हैं। कितनी देर में जा रहे हो? मैंने कहा, बस अभी निकल रहे हैं। एक बात आपसे कहता हूँ, अपने किसी जासूस से रेस्ट हाउस की निगरानी न करवाएं। दुश्मन चालाक है, आप मुझ पर भरोसा रखें। मैं उसे करीब लाने के लिए ऐसा कर रहा हूँ। धावन बोला, ठीक है, जो कहोगे वही होगा। मेरी बेटी तुमसे और अपनी भाभी से मिलने के लिए बेचैन है। मैंने कहा, जरा 1 मिनट, अभी बात करता हूँ। मैंने कुछ सोचा, फिर कहा, मैं आज और कल दुश्मन का इंतजार करूंगा। अगर वो न आया तो आप मेरी दरखास्त मान लें। धावन बोला, बोलो, क्या कहना चाहते हो? मैंने कहा, परसों सुबह मिस पद्मनी के कद और जिसामत की लड़की को इस तरह अपनी बेटी की कार में रेस्ट हाउस भेजें जैसे मिस पद्मनी हमसे मिलने आ रही हो। धावन बोला, समझ गया, अच्छी प्लानिंग है, विश यू गुड लक। मैंने फोन बंद कर दिया। बीना ने होटल से बाहर आकर देखा, 3 टैक्सियां खड़ी थी। मैंने एक टैक्सी के ड्राइवर से पूछा, रेस्ट हाउस के बावर्ची का घर जानते हो? वो बोला, सर, वो रेस्ट हाउस में ही मिलेगा। मैंने कहा, ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है। वो बोला, माफी चाहता हूं सर, मैं बावर्ची का घर जानता हूं। मैंने बीना के साथ पिछली सीट पर बैठते हुए कहा, पहले हम बावर्ची के घर जाएंगे, उसके बाद रेस्ट हाउस। टैक्सी चल पड़ी। बीना ने कहा, अच्छा है, इस तरह हम मुंबई शहर देखते चलेंगे। मैंने कहा, यह शहर ऐसा है कि इसे देखने के लिए 4 आंखों की जरूरत है। अच्छा हुआ तुम साथ हो, 2 आंखें तुम्हारी, 2 मेरी, यूं 4 हो गई। वो हंसने लगी, फिर बोली, तुम्हारी इन बातों का मतलब क्या है? मैंने कहा, भाई, कुछ बातों का मतलब बीवी को तन्हाई में समझाया जाता है। वो बोली, अच्छा, बस फजूल बातें ना करो। वो बड़े नाजो अंदाज में बोली। मैंने दिल में तस्लीम किया कि उसने मुझे और खुद को मियाँ बीवी के नफसियाती अंदाज में ढाल लिया है। फोन का बजर सुनाई दिया। मैंने उसका बटन दबाकर कान से लगाया, फिर कहा, हेलो, निसार अहमद बोल रहा हूँ। आवाज आई, हेलो भैया, मैं पद्मनी हूँ, आपसे और भाभी से मिलने के लिए बेचैन हूँ। पापा ने कहा है जल्द ही हमारी मुलाकात होगी। मैंने कहा, हाँ, एक बकरे का इंतजार है, उसकी बल्ली चढ़ाई जाएगी, फिर केतु और राहु का साया तुम्हारे सर से टल जाएगा। वो हंसते हुए बोली, मैं आपका इशारा समझ गई हूँ, लेकिन आप हिंदी काफी अच्छी बोल लेते हैं। मैंने कहा, तुम क्या समझती हो, रंगून में हिंदू नहीं होते? वो बोली, अच्छा, चलें भाभी से बात करवाएं। मैंने फोन बीना को देकर कहा, पद्मनी। बीना ने उसे कान से लगाकर कहा, हेलो। वो बोली, हेलो, मैं हूँ, मैंने आपके पति को भैया कहा है, आप मेरी भाभी है ना? बीना बोली, हाँ, तुम्हारी भाभी कहलाते हुए खुशी हो रही है, मगर ये अजीब बात है कि हम रिश्तेदार हो गए लेकिन एक दूसरे को देखे बगैर। वो हंसते हुए बोली, आप जानती हैं भैया अभी क्या कह रहे थे? वो फिर हंसने लगी। बीना ने कहा, पहले अच्छी तरह हंस लो, फिर बोलो। वो बोली, वो भैया कह रहे थे कि एक बकरे का इंतजार है, पहले उसे बल्ली चढ़ाएंगे, फिर हम मिलेंगे, और मैं उनका इशारा समझ गई। बीना बोली, तुम समझदार हो, जरा सोचकर बताओ, तुम्हें अगवा करने की कोशिश कौन करेगा? ये न कहना कि तुम्हारे पापा के बहुत से दुश्मन हैं। मैंने एयरपोर्ट पर तुम्हें दूर से देखा था, तुम बहुत खूबसूरत हो, इस बात को सामने रखकर सोचो। वो बोली, आपकी बात दिल को लग रही है, मैं भी इस बात पर गौर करूंगी। बीना बोली, एक और बात पद्मनी, ये न भूलना कि हसीन लड़कियों को देखकर सिर्फ जवान ही नहीं, बूढ़े भी ललचाते हैं। वो बोली, ओ गॉड भाभी, एकदम से अभी मेरे दिमाग में एक बिजली सी कौंध गई है। वो बिल्कुल बूढ़ा तो नहीं, मगर 40-50 बरस के दरमियान होगा। वो मुझे ललचाई हुई नजरों से देखता था। उसका नाम पीताम्बर बजाज है। बीना बोली, हम यहाँ के लोगों को नहीं जानते, पता नहीं ये पीताम्बर बजाज कौन है। तुम अभी फौरन अपने पापा को ये बताओ, ये बात बहुत अहम है। राब्ता खत्म हो गया। बीना ने मुझे आंख मार कर कहा, किसी पीताम्बर बजाज के बारे में कह रही थी कि वो उसे ललचाई नजरों से देखता था। मैंने मशवरा दिया है कि ये बात फौरन डीजी साहब को बताई जाए। मैं मुस्कुराने लगा। टैक्सी गरीबों के एक इलाके की गली के पास रुक गई। ड्राइवर ने कहा, गाड़ी गली के अंदर नहीं जा सकेगी, यहाँ से चंद कदम चलना है। हम टैक्सी से उतरकर उसके साथ गली में गए। एक छोटे से मकान का दरवाजा खुला हुआ था। गली में कई बच्चे मिट्टी धूल में खेल रहे थे। ड्राइवर ने दस्तक दी। अंदर से किसी औरत ने कहा, दरवाजा खुला पड़ा है, फिर ठक ठक करने की क्या जरूरत है? वो बड़बड़ाते हुए दरवाजे पर आई। वो एक भरपूर नौजवान औरत थी। ड्राइवर ने पूछा, कल तो तुम यहाँ नहीं थी? यहाँ तो रामू महाराज रहा करते थे। वो बोली, अब भी रहते हैं, काम क्या है? ड्राइवर बोला, एक बड़े बंगले में अच्छी नौकरी है, 4000 पगार देंगे। वो बोली, हाय मेरी मैया, 4000? मैं रामू भैया को खबर भेजूंगी कि कल आके ले जाओ। ड्राइवर बोला, रामू महाराज तुम्हारे भैया हैं? वो बोली, मेरे उनके भाई हैं। मैं रामू भैया के छोटे भाई की लगाई हूँ। आज सवेरे 12 बजे यहाँ रहने को आई हूँ।
मैंने कहा आज पता चला 12 बजे सवेरा होता है, चलो यहाँ से। हम वापस आकर टैक्सी में बैठ गए। रास्ते में खामोशी रही। मैं और बीना अपनी अपनी तरह सोचते रहे। उस जासूस ड्राइवर के सामने इजहार ख्याल मुनासिब नहीं था। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।